सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 6 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी आपको पता है टोक्यो पैरालंपिक कल खत्म हो चुके हैं। तो यहीं से प्रश्न बना है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीता है, इनका संबंध किस खेल से है। तो ये बैडमिंटन प्लेयर है। तो पहले तो आपको ये याद रखना है, बैडमिंटन प्लेयर हैं ये प्रमोद भगत, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत को चौथा गोल्ड दिलाया है बैडमिंटन मेंस सिंगल्स में। और इस तरह से याद रखना, प्रमोद भगत पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपिक शटलर बन गए हैं, बैडमिंटन प्लेयर बन गए हैं। और इनके अलावा मनोज सरकार ने, जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर ही हैं, उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। और वैसे मैं आपको बता दूं, टोक्यो पैरालंपिक में टोटल 5 गोल्ड हमें मिले हैं। ये तो चौथा गोल्ड आ गया, अभी 5वां गोल्ड आगे प्रश्न में हम लोग देखेंगे। और कल मॉर्निंग में ये ऑडियो मैंने आपको बना करके दिया था, छोटा सा था, 1 या 2 मिनट का। तो अगर आपने वो सुना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि वो 5वां गोल्ड किसने दिलाया है। और 5 गोल्ड अभी तक मिल गए, तो ये भी लिखने की कोशिश कीजिए कि वो 5 गोल्ड किस किसने दिलाए हैं और उनका संबंध किस खेल से है। वैसे आगे वाले प्रश्न में तो मैं आपको बताऊंगा ही सही। बाकी देखो, एक बार टोक्यो पैरालंपिक में बात करें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो ध्वजवाहक कौन रहे, टेक चंद रहे। ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि पैरालंपिक में अब तक 2 गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो ये हैं देवेंद्र झाझड़िया, ये राजस्थान से हैं। इनका संबंध है भाला फेंक से, जेवलिन थ्रोवर है ये। अभी टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और अगर आपसे पूछा जाए पैरालंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है, सर लुडविग गुटमन को कहा जाता है। और इस बार के टोक्यो पैरालंपिक की थीम क्या रही, कर दे कमाल तू, जिसको लिखा और गाया है संजीव सिंह ने। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कछुआ संरक्षण के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को। तो भारतीय जीव विज्ञानी है ये डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, जिनको भारत में 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुओं की प्रजातियों को विलुप्त होने की कगार से बचाने के लिए ये बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। और आपको बता दूं, इस अवार्ड को कछुओं के संरक्षण का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। और कछुओं से आपको याद आएगा, उड़ीसा में ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के द्वारा ऑपरेशन ऑलिव का आयोजन किया जाता है। अच्छा, एक डे भी होता है टर्टल को लेकर के, वर्ल्ड टर्टल डे। कब मनाते हैं, 23 मई को मनाते हैं। इस बार उसकी थीम रही थी टर्टल्स रॉक। तो नाम याद रखना, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। एक ये नाम भी मिलता जुलता है, डॉक्टर शेला केनी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 मिला था इनको। डॉक्टर अमित केसरवानी की बात करेंगे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 मिला था इनको। और डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इनको मिला था। ये जो इस बार मैंने ऑप्शन में अवार्ड्स रखे हैं, ये जनवरी फरवरी के मैंने रखे हैं। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है। टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं, जनवरी से लेकर जून तक 2 पार्ट में होंगे सारे वीडियोज। जैसे बुक्स एंड ऑथर का आ गया 2 पार्ट में, अवार्ड्स वाला ऑडियो फॉर्म में देखोगे तो दोनों पार्ट आपको मिल चुके हैं। वीडियो में अभी तक 1 पार्ट अपलोड हुआ है। तो पहले कोशिश करना ऑडियो में आप एक बार सुन लो, फिर जब इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा तो वीडियो भी आप देख लें, इससे आपका डबल रिवीजन हो जाएगा। वीडियो के लिए प्लेलिस्ट चेक करें और ऑडियो के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नाम की बुक को किसने लिखा, तो आंसर होगा धीरा खंडेलवाल ने। तो इस बुक को रिलीज किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, और इसे लिखा है पूर्व IAS ऑफिसर और फेमस लेखक धीरा खंडेलवाल ने। बाकी कुणाल बसु की बात करेंगे, इन एन आइडियल वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा था। कौशिक बसु की बात करेंगे, पॉलिसी मेकर जर्नल फ्रॉम नई दिल्ली टू वॉशिंगटन DC नाम की बुक को लिखा। इन्हें एक अवार्ड भी मिला था, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। तरुण बसु की बात करेंगे तो कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियंस अमेरिकन नाम की बुक को लिखा। तीनों बसु हैं और इनको याद रखना आप। जानबूझ करके इस तरह के मैंने ऑप्शंस डाले हैं ताकि आपको मैं कंफ्यूज कर सकूं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता, तो आंसर होगा डेविड डायोप ने। फ्रांस के लेखक हैं ये, इनके ऑथर। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता था। बढ़ते आगे। तो देखिए, वो प्रश्न आ गया आपके 5वें गोल्ड का। तो क्या है प्रश्न, अभी हाल ही में कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता है, इनका संबंध किस खेल से है। तो ये भी बैडमिंटन प्लेयर ही हैं एक तो।
और एक तो ये याद रखना है इनका संबंध है बैडमिंटन से, और अभी इन्होंने ही टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मेंस सिंगल इवेंट में गोल्ड जीता है, और ये भारत का टोक्यो पैरालंपिक में 5वां गोल्ड है। और अभी पीछे प्रश्न में हम लोगों ने देखा था चौथा गोल्ड कौन लेकर के आए थे, प्रमोद भगत लेकर के आए थे। अच्छा, इनके अलावा गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं सुहास यथिराज, उन्होंने बैडमिंटन में ही सिल्वर मेडल जीता है। आपको बता दूं ये जो सुहास यथिराज है ये 2007 में यूपी कैडर से आईएएस अधिकारी बने थे। वे ड्यूटी के बाद समय निकाल करके बैडमिंटन प्रैक्टिस किया करते थे, और देखिए टोक्यो पैरालंपिक में जाकर के उन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है। मतलब ड्यूटी भी करना, उसके बाद गेम की प्रैक्टिस भी करना, कितना डेडिकेशन चाहिए होता है। दो काम एक साथ कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। इसीलिए तो आप लोगों से कहते हैं आपके पास तो केवल एक ही काम है, केवल पढ़ना है और पढ़ना है। तो आप तो एग्जाम के छक्के छुड़ा सकते हो चाहो तो, पर चाहना तो आपको ही पड़ेगा। अच्छा, तो हमने कहा कि टोक्यो पैरालंपिक एंड हो गया इसका। भारत ने टोटल कितने मेडल जीत लिए? 19 मेडल जीत लिए हैं भारत ने। और आपको बता दूं 53 सालों में 53 ईयर्स में 11 पैरालंपिक्स में आप भारत के सभी मेडल को जोड़ देंगे ना तो टोटल 12 मेडल आपको मिलेंगे। 1960 से पैरालंपिक हो रहे हैं, तब से बात कर रहा हूं। अभी आप देखोगे टोक्यो पैरालंपिक 2020 में ही भारत ने 19 मेडल जीत लिए हैं। मतलब ये हमारा अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। 19 में कितने कितने क्या रहे? 5 गोल्ड रहे, 8 सिल्वर रहे और 6 ब्रोंज मेडल रहे। अच्छा, यहां से एक और प्रश्न मैं आपको बता दूं, पैरालंपिक में पहली बार बैडमिंटन को शामिल किया गया है, ये भी याद रखना आप। अब पहले प्रश्न में मैंने आप लोगों से पूछा था कि 5 गोल्ड किस किसने जीते हैं। देखो, सबसे पहले जीता था अवनी लेखरा ने, 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता था। शूटर है वो, राजस्थान से हैं। उसके अलावा हमने देखा था उन्होंने 50 मीटर में भी ब्रोंज मेडल जीता था, 2 मेडल उन्होंने जीते थे। उसके बाद सुमित अंतिल, ये हरियाणा से हैं, इनका संबंध भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रोवर है, इन्होंने भी गोल्ड जीता था। कितनी दूर भाला फेंका था? 68.55 मीटर भाला फेंका था। उसके बाद मनीष नरवाल हमने पढ़ा था, 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल में इन्होंने गोल्ड जीता था। मनीष नरवाल कहां से हैं? ये हरियाणा से हैं। आज हमने देखा चौथा गोल्ड आया प्रमोद भगत से, ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, और हमने बैडमिंटन से बात करी कि बैडमिंटन को पहली बार पैरालंपिक में जोड़ा गया है, और ये पहले भारतीय बन गए हैं बैडमिंटन में गोल्ड जीतने वाले। अच्छा, प्रमोद भगत कहां से हैं? तो ये बिहार से हैं। मतलब इनका जन्म तो हुआ है बिहार में, रेजिडेंस इनका उड़ीसा में है। और बाकी कृष्णा नागर की बात करेंगे तो ये राजस्थान के जयपुर से हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं ये, और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भारत को 5वां गोल्ड दिलाया है। और अगर मेडल की लिस्ट में आप देखोगे तो टॉप पे चाइना है। चाइना ने टोटल 207 मेडल जीते हैं, जिसमें से गोल्ड कितने हैं? 96। सेकंड नंबर पे ब्रिटेन रहा, टोटल 124 मेडल जीते हैं, जिसमें से गोल्ड रहा 41। थर्ड पे यूएसए है 104 मेडल के साथ, गोल्ड रहे 37। भारत ने टोटल 19 मेडल जीते, जिसमें से गोल्ड रहे 5। और भारत कौन से नंबर पे रहा? 24वें नंबर पे रहा। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपने ये नोटिस किया होगा, मैं आपको चीजें को रिलेट करा करके याद कराने की कोशिश करता हूं, और आपसे भी बोलता हूं कि ऐसे ही आप खुद से भी चीजों को पढ़ा करें। चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, चीजों को लिंक कर करके को रिलेट करते हुए पढ़ोगे तो आपको चीजें आसानी से याद रहेंगी लंबे समय तक, और मजा भी आएगा, बोर नहीं होगे। जैसे यहां पे देखो, हमने कहा भारत कौन से नंबर पर रहा? 24वें नंबर पे। अब आप पूछोगे कि अगर टोक्यो ओलंपिक की बात करेंगे तो भारत कौन से नंबर पे रहा? भारत को क्या रैंक मिली थी? तो इसका डबल कर दो, 24 दूनी 48 हो गए, 48 नंबर पे था। इसको और रिलेट करके आप याद रख सकते हो, जैसे कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयुक्त, वो 24वें नंबर के ही तो हैं। क्या नाम है? सुशील चंद्रा है। और मैंने आपको कई बार रिवीजन वाले वीडियो में याद करवाया है, इसका दुगना कर दोगे तो आएगा 48, और 48 नंबर के आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एनवी रमन्ना। तो इस तरह से कहां पहुंच गए आप, और कहां से कहां तक चीजों को आपने रिवाइज कर लिया। लिंक, क्वेश्चन का आपस में लिंक नहीं है, लेकिन आप पहुंच गए लिंक करते हुए। इसे ही कहते हैं स्मार्ट स्टडी। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में सोलंग त्योहार ये किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो देखो, अरुणाचल प्रदेश में है आदि जनजाति, और उन्हीं के द्वारा ये सोलंग त्योहार मनाया गया। ये सितंबर के पहले सप्ताह को मनाया जाता है। ये जो त्योहार है एक तरह का कृषि पर्व है। अच्छा, त्योहार उत्सवों की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव मैं आपको याद दिलाता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ, जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। एक तो अभी एग्जाम में आया था, अरुणाचल प्रदेश का एक त्योहार है पासी कोंगी, ये भी आप ध्यान रखना।
अभी हमने देखा था असम में वांचुआ महोत्सव मनाया गया था, जो कि तीवा या फिर लालुंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। असम में आपको कामाख्या देवी मंदिर मिलेगा, यहीं पे अंबुबाची का मेला भी लगता है। और खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अभी हमने पढ़ा था बंगस आवाम मेला भी लगा था। और मणिपुर से आप याद रखो लाई हराओबा त्योहार होता है, यहीं पे संगाई उत्सव का भी आयोजन किया जाता है। मणिपुर में आपको मिलेगी लोकटक झील, जिसपे तेरहवा, दुनिया का एकमात्र 13वां नेशनल पार्क है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसी झील पे आपको संगाई हिरन भी मिलेगा, तो यहीं से आप याद रख लोगे संगाई उत्सव ये मणिपुर में होता है। अच्छा बताओ चापचार कुट महोत्सव कहाँ पे होता है? ये होता है मिजोरम में। और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है, जबकि हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। और गुड़ी पड़वा, ये नववर्ष का आरंभ होता है, ये महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है। और बोनालू त्योहार मनाया जाता है तेलंगाना में। अच्छा बताओ नमस्ते ओरछा का आयोजन कहाँ पे होता है? नमस्ते ओरछा का संबंध है मध्य प्रदेश से, जबकि फगली उत्सव का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। और फूल देई त्योहार ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट सुनो, हरेला उत्सव या हरेला पर्व आपसे पूछेंगे तो आंसर करना उत्तराखंड, लेकिन हरेली त्योहार पूछेंगे तो आंसर करना छत्तीसगढ़। ये कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं साथ में बता रहा हूं आपको। और केरल में अट्टुकल पोंगल त्योहार मनाया जाता है, ओणम फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। और यहीं पे आपको सबरीमाला मंदिर मिलेगा, जहाँ पे मकर विलक्कु त्योहार मनाया जाता है। अच्छा पोंगल कहाँ मनाया जाता है? पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। और हमने देखा अभी अट्टुकल पोंगल ये केरल में मनाया जाता है। वैसे तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार भी मनाया जाता है। चलो आप तो एक प्रश्न का जवाब दो, त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? तो याद रखना तमिलनाडु के मदुरै को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने एक बार आपको फिर से रिवाइज करा, इनको ध्यान रखना बढ़ता। फिर बताइए अभी हाल ही में एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अलार करस। और इस्माइल साबरी याकूब ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने थे। नजीब मिकाती ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने थे। और स्टीफन लॉफवेन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एस्टोनिया की, तो ये रहा मैप में एस्टोनिया, कैपिटल तालिन है, करेंसी इसकी यूरो है, प्रधानमंत्री काजा कलास है। अच्छा बाल्टिक कंट्रीज किन 3 देशों को कहते हैं? तो याद रखना बाल्टिक कंट्रीज में 3 देश आते हैं, एक है लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? 5 सितंबर को। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 5 सितंबर को कलकत्ता में मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को टीचर डे भी होता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। अच्छा हमने कहा अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, बताओ सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की पहली सूची में टॉप पर थे कौन? जमशेदजी टाटा। टोटल 102 बिलियन डॉलर का दान कर चुके हैं ये। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, देखो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया, वर्ल्ड कोकोनट डे। 4 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के रूप में मनाया था। एक्चुअल में सितंबर के पहले शनिवार को यह मनाया जाता है। और अभी 1 से लेकर 7 सितंबर तक हम लोग राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। और याद रखना सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। पढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच में सिम्बेक्स 2021 अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो ये 2 सितंबर को शुरू हुआ था, 4 सितंबर तक चला। भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ ये सिम्बेक्स एक्सरसाइज। याद रखना ये एक नेवल एक्सरसाइज है और ये इसका 28वां एडिशन था। कहाँ पे हुआ? साउथ चाइना सी में हुआ। इसमें भारत की तरफ से INS रणविजय, INS किल्टन और INS कोरा ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा देखो सिम्बेक्स तो हो गया सिंगापुर के साथ में। सिंगापुर के साथ में एक और एक्सरसाइज हम करते हैं, बोल्ड कुरुक्षेत्र। और जब भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है आपने देखा होगा हर बार इस साल में जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई है सारी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, 2-3 प्रश्न पूछता हूँ, आप उनके जवाब देना। अभी एक तो ये बताओ काजिंद 2021 एक्सरसाइज हमने किसके साथ में किया था? एक बताओ डस्टलिक 2 एक्सरसाइज किसके साथ में किया था? और बताओ गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति एक्सरसाइज हम किसके साथ में करते हैं?
और एक ये भी बताओ अभी कोंकण एक्सरसाइज किया था हमने किस देश के साथ में। बाकी बात यहाँ पे सिंगापुर की है, तो ये रहा मैप में सिंगापुर। देखो कैपिटल इसकी सिंगापुर सिटी है, करेंसी सिंगापुर डॉलर है, प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब। और आपको बता दूं एपेक का हेडक्वार्टर आपको सिंगापुर में मिलेगा। एपेक मतलब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अच्छा, सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष के नेता कौन बने? प्रीतम सिंह बने थे। और आपको याद होगा नेशनल आईडी में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश भी सिंगापुर ही बना था। और अभी एक आध महीने पहले हमने पढ़ा था ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 जो आया था, उसमें टॉप पे रहा था सिंगापुर। भारत 122वें स्थान पे था, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में कृषि और बागवानी क्षेत्रों को बढ़ावा देने और किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से 2 परियोजनाओं को शुरू किया है, जिसमें से एक है आत्मनिर्भर कृषि योजना और दूसरी है आत्मनिर्भर बागवानी योजना। अब बात अरुणाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल ईटानगर होती है, गवर्नर इसके बीडी मिश्रा हैं और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अच्छा, भारत में सबसे पहले सनराइज कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में। हमने पढ़ा था पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। और कुछ समय पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी और उसने बताया था कि भारत में टोटल ग्रेफाइट का 35% अकेला आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। चलिए बताइए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अभी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? उसके अलावा आपको याद होगा भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार मिले थे अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में। और आपसे पूछा जाए भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ पे पाए गए थे? कर्नाटक में, कर्नाटक के मांड्या जिले में। और पहली लिथियम रिफाइनरी ये कहाँ पे स्थापित की जा रही है? गुजरात में। और वो अरुणाचल प्रदेश ही है जिसने 2021 को शिक्षा का वर्ष के रूप में घोषित किया था, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण लागू कर दिया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। देखिए अभी तक मध्य प्रदेश में ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को अभी तक 14% आरक्षण नहीं दिया जा रहा था, पर अब इसे बढ़ा करके 27% कर दिया है। कितना? 27%, ये याद रखना। और राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में केवल 3 को छोड़ करके, जिन पे हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है, उनको छोड़ करके बाकी सब पे इसे लागू कर दिया। किसने? मध्य प्रदेश में। तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपको भोपाल में मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो गए, गवर्नर नए बने थे मंगू भाई छगन भाई पटेल। अच्छा बताओ अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना? मध्य प्रदेश। पहला बना था कर्नाटक। और मध्य प्रदेश में इंदौर सिटी है, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं आपके, जैसे कि सबसे स्वच्छ सिटी इंदौर है। अभी स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 आया था, उसमें इंदौर और सूरत टॉप पे रहा था। स्वच्छ जल उत्प्रेरक कार्यक्रम यानी कि क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट होने वाला भारत का एकमात्र शहर है इंदौर। एक्चुअली में इस लिस्ट में केवल दुनिया के 2 ही शहरों को चुना गया। एक तो ये इंदौर हो गया और दूसरा है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। अभी देश का पहला वाटर प्लस शहर बना था इंदौर। और अभी हमने पढ़ा था एक आध दिन पहले कि इंदौर शहर के 56 दुकान और सराफा चौपाटी की मशहूर ईट स्ट्रीट्स को फसाई से क्लीन स्ट्रीट फूड हब का सर्टिफिकेशन भी मिला। फसाई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और अभी आपको याद होगा लाडली लक्ष्मी योजना ये शुरू की गई थी मध्य प्रदेश में। सीएम राइज योजना भी यहीं की है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान भी यहीं का है। अंकुर योजना भी यहीं की है। वेद आपके द्वार योजना भी यहीं की है। अच्छा आप तो ये बताओ देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट कहाँ पे लगाई जाएगी? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में। याद रखना भारत में पहली बार दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिंकिंसोनिया का जीवाश्म मिला था मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में। अच्छा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? मोहम्मद रफीक बने थे। मध्य प्रदेश में एक रामसर साइट आपको मिलेगी, भोजताल उसको कहते हैं। 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यहाँ पे मिलेगी आपको। एक तो भीमबेटका की गुफाएं हो गई, सांची स्तूप हो गए और खजुराहो के मंदिर हो गए। खजुराहो के मंदिर से प्रश्न बनता है किस शैली में ये बना हुआ है? पंचायतन शैली या फिर नागर शैली में। किसने बनवाया? चंदेल शासकों ने बनवाया। कहाँ पर मिलेगा आपको ये? छतरपुर मध्य प्रदेश में। पंख योजना भी यहीं पे शुरू हुई थी। और दुनिया का सबसे बड़ा 13वां सोलर प्लांट जिसकी कैपेसिटी होगी 600 मेगावाट, ये बनेगा
मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर यह बनेगा। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। अच्छा, कल तो होमवर्क की शीट लगाना भूल गए थे, तो ये रहा आपका आज का होमवर्क वाला प्रश्न। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया वहां पे इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करना। और अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। और अब इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। इसकी क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी गई है। और इन सभी क्वेश्चंस का अगर मेरी ही वॉइस में आप बिल्कुल कम समय में फिर से रिवाइज करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक ऑडियो भी बना दिया है। उस ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑडियो रिवीजन करके। थैंक यू गाइज।